नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य के हिंदी भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा हम करेंगे। ये सभी प्रश्न उत्तर ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भोजपुरी। हिंदी की उपभाषाएं कितनी मानी गई हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5 उपभाषाएं मानी गई हैं हिंदी की, और वो हैं राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो पहले आता है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। खड़ी बोली के अन्य नाम क्या हैं? तो खड़ी बोली के अन्य नाम क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कौरवी। तो हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कौरवी जो है ये खड़ी बोली के अन्य नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगिका और वज्जिका हिंदी की किस उपभाषा की गौण बोलियां मानी जाती हैं? तो अंगिका और वज्जिका हिंदी की किस उपभाषा की गौण बोलियां मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी हिंदी। हिंदी की ओकार बहुला बोलियां कौन सी मानी जाती हैं? तो हिंदी की ओकार बहुला बोलियां कौन सी मानी जाती हैं? तो सबसे पहले आता है ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, बुंदेली और कुमाऊनी। हिंदी की आकार बहुला बोलियां कौन सी हैं? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी की आकार बहुला बोलियां कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी। तो कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी जो है ये हिंदी की आकार बहुला बोलियां मानी जाती हैं। हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोलियां कौन सी हैं? तो हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोलियां कौन सी हैं? तो सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़ी, फिर बघेली, मगही और मैथिली। तो छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली जो हैं ये हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोलियां मानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। तो सबसे पहले उपभाषा पहले आता है राजस्थानी। तो राजस्थानी की जो बोलियां हैं वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इसके बाद पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। इसके बाद पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है गढ़वाली, कुमाऊनी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये सभी जो बोलियां हैं ये ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। कौन सी बोली जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया। जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थीं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 14।
संख्या की दृष्टि से संविधान का सबसे पहले उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा के संदर्भ में निर्देश हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। संख्या की दृष्टि से संविधान का सबसे पहला उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा के संदर्भ में निर्देश हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 120। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की व्यंजनार्थ बोली कौन सी है? तो हिंदी की व्यंजनार्थ बोली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भोजपुरी और अवधी। संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान क्या है? तो सबसे पहले संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा और संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य की विधान सभाओं के संदर्भ में निर्देश। और संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद क्या हैं? तो सबसे पहले अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा, और अनुच्छेद 347 किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाषा के संबंध में विशेष उपबंध विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। इसके बाद अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्देश, और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सा अनुच्छेद जो है किस प्रक्रिया या निर्देश की ओर अंकित करता है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि तक किया जाता रहेगा, ताकि इस दौरान हिंदी शासकीय कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 343 में। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद 25 जनवरी 1965 के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपबंध कर सकेगी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 या 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 344। इसके बाद राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 344। नहीं होगा। 1963 में जो है राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 9 धाराएं हैं। राजभाषा नियम कब पारित हुआ?
तो राजभाषा नियम पारित हुआ था 1976 में। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पाए जाने वाली भाषा परिवार कौन सी हैं? तो भारत में पाई जाने वाली भाषा परिवार कौन से हैं? तो सबसे पहले भारोपीय परिवार, फिर द्रविड़ परिवार, फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक या दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, फिर बुरुष्की परिवार एवं अंडमानी, और अंत में चीनी तिब्बती परिवार। तो 5 प्रकार के परिवार या भाषा परिवार मिलते हैं भारत में। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। पहले है भारोपीय परिवार, फिर द्रविड़ परिवार, फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक या दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, फिर बुरुष्की परिवार एवं अंडमानी, और फिर चीनी तिब्बती परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। भारोपीय परिवार की शाखाएं क्या हैं? तो सबसे पहले भारत ईरानी शाखा, फिर बाल्टो स्लाविक शाखा, फिर आर्मीनी, अल्बानी, ग्रीक, कैथलिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारोपीय परिवार की भाषाओं को केंटुम और शतम वर्ग में विभाजन किस विद्वान ने किया था? तो भारोपीय परिवार की भाषाओं को केंटुम और शतम वर्ग में विभाजन किस विद्वान ने किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रोफेसर अस्कोली। केंटुम और शतम वर्ग के आधार पर भारोपीय परिवार का विभाजन किस प्रकार से हुआ था? तो सबसे पहले भारत ईरानी, फिर बाल्टो स्लाविक, फिर आर्मीनी, फिर अल्बानी, फिर ग्रीक, कैथलिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइट और फिर तोखारी। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम किस विद्वान ने दिया था? तो भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम किस विद्वान ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्रियर्सन ने। भारोपीय परिवार की भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से कैसी है? तो भारोपीय परिवार की भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से कैसी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्लिष्ट योगात्मक। हिंदी आकृति मूलक दृष्टि से कैसा है? तो ये जो है श्लिष्ट योगात्मक है। द्रविड़ भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से कैसी हैं? तो द्रविड़ भाषाएं आकृतिक मूलक दृष्टि से कैसी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अश्लिष्ट योगात्मक। चीनी, तिब्बती, वर्मी, श्यामी, अनामी, सूडानी भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से कैसी है? तो चीनी, तिब्बती, वर्मी, श्यामी, अनामी, सूडानी भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से कैसी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोगात्मक। आकृति मूलक दृष्टि से तुर्की भाषा कैसी है? तो आकृति मूलक दृष्टि से तुर्की भाषा कैसी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अश्लिष्ट योगात्मक। दुनिया में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो दुनिया में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लगभग 3000। भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रचना तत्व, जिसके अंतर्गत आता है पद रचना और वाक्य रचना। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं के पारिवारिक
वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रचनात्मक और अर्थ तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा क्या है? तो अयोगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चीनी। प्रमुख भाषा परिवार कितनी है? तो प्रमुख भाषा परिवार की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 18। बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा माना जाता है? तो बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारोपीय परिवार। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चीनी परिवार। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा परिवार क्या है? तो क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा परिवार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यूराल अल्ताई परिवार। भारोपीय भाषा परिवार को भारत हिती नाम किसने दिया था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भारोपीय भाषा परिवार को भारत हिती नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रोफेसर स्टुडवेंट ने। अमेरिकी परिवार में लगभग कितनी भाषाएं मानी जाती हैं? तो अमेरिकी परिवार में लगभग कितनी भाषाएं मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लगभग 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाओं के वर्गीकरण के प्रमुख भेद क्या हैं? तो भाषाओं के वर्गीकरण के प्रमुख भेद क्या हैं? तो इसके दो भेद हैं। पहले आता है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा आता है पारिवारिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले आता है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा आता है पारिवारिक वर्गीकरण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण के प्रमुख भेद क्या हैं? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण के प्रमुख भेद क्या हैं? तो इसके दो भेद हैं। सबसे पहले आता है अयोगात्मक और दूसरा है योगात्मक, जिसको कि 3 प्रकार से बांटा गया है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल सामान्यतः क्या माना जाता है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल सामान्यतः क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ था? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ था? तो सबसे पहले प्रथम प्राकृत या पाली, जिसका समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। इसके बाद द्वितीय प्राकृत, तो द्वितीय प्राकृत का समय माना जाता है 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और फिर तृतीय या तीसरा प्राकृत या अपभ्रंश, तो इसका समय माना जाता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वैदिक संस्कृत किस प्रकार की भाषा मानी जाती है? तो वैदिक संस्कृत किस प्रकार की भाषा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रमुख भाषा परिवार की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भारोपीय परिवार, फिर द्रविड़ परिवार, फिर बुरुष्की परिवार, फिर काकेशी परिवार, फिर यूराल अल्ताई परिवार, फिर चीनी परिवार, फिर जापानी कोरियाई परिवार, फिर अत्युत्तरी परिवार, फिर बास्क परिवार, फिर सामी हामी परिवार,
फिर सूडानी परिवार, फिर बांतु परिवार, फिर होतेंतोत बुशमेनी परिवार, फिर मलय पोलिनेशियाई परिवार, फिर पापुई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, अमेरिकी परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रोफेसर स्लेगल को। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम क्या है? तो भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। पंक्ति से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो पंक्ति से जो है या पंक्ति शब्द से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य ने। पाठ शब्द से पाली शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो पाठ से पाली शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भिक्षु सिद्धार्थ ने। पर्याय, तो पर्याय शब्द से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो पर्याय शब्द से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भिक्षु जगदीश कश्यप। इसके बाद पाटिल से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो पाटिल से पाली शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जर्मन विद्वान मैक्स विल्सन। इसके बाद भरत मुनि ने प्राकृतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो भरत मुनि के अनुसार प्राकृतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौण प्राकृत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण कौन है? तो प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वररुचि। वररुचि ने प्राकृतों की संख्या कितनी मानी है? तो वररुचि ने प्राकृतों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4। सबसे पहले सौरसेनी, फिर महाराष्ट्री, फिर मागधी और फिर पैशाची। तो सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैशाची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पाली। महाराष्ट्री प्राकृत किस विधा की भाषा मानी जाती है? तो महाराष्ट्री प्राकृत से जो है पद्य की रचना की जाती थी, तो इसको जो है पद्य की भाषा कहा जाता है। और सौरसेनी प्राकृत जो है इसको गद्य रचना करते समय इसका उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसको जो है गद्य की भाषा मानी जाती है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत नाटकों में मध्यम पात्रों और नारियों के संभाषण में किस प्राकृत का प्रयोग किया जाता था? तो संस्कृत नाटकों में मध्यम पात्रों और नारियों के समभाषण में किस प्राकृत का प्रयोग किया जाता था? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सौरसेनी प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र क्या था? तो सौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मथुरा के आसपास। संस्कृत नाटकों में नीच पात्रों के संभाषण में किस
प्राकृत का प्रयोग किया जाता था? तो संस्कृत नाटकों में नीच पात्रों के समभाषण में किस प्राकृत का प्रयोग किया जाता था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मागधी। पैशाची का क्षेत्र क्या था? तो पैशाची का क्षेत्र था पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसली बैंसवाड़ी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम हैं? तो कोसली बैंसवाड़ी हिंदी के किस बोली के अन्य नाम हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अवधी। लरिया खलटाही या खलौटी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम हैं? तो लरिया खलटाही हिंदी की किस बोली के अन्य नाम हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका छत्तीसगढ़ी। हिंदी की प्रमुख बोलियां कितनी मानी जाती है? इसकी संख्या क्या है? तो हिंदी की प्रमुख बोलियों की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 18। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 21वां संविधान संशोधन। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 21वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 71वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो प्रारूप संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 13। इसके बाद संविधान सभा में इसमें संस्कृत जोड़कर इसकी संख्या 14 या 14 कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 15 वर्ष के बाद अर्थात 26 जनवरी 1965 से हिंदी को पूर्णतया राजभाषा के रूप में स्थापित किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 343। पिजिन हिंदी के उदाहरण क्या हैं? तो पिजिन हिंदी के उदाहरण क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बम्बई या हिंदी या कलकतिया हिंदी। हिंदी में वाच्य की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वाच्य की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहले उत्तम, जिसमें आता है मैं और हम। इसके बाद मध्यम, जिसमें आता है तू और तुम। और फिर इसके बाद अन्य, जिसमें आता है वह और वे। हिंदी के वचन कितने हैं? तो कितने प्रकार के वचन होते हैं हिंदी में? तो हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसके बाद हिंदी में लिंग की संख्या कितनी है? तो हिंदी में लिंग की संख्या है 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसके बाद हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? तो कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के आधार पर हिंदी शब्द के प्रकार कितने हैं? तो व्याकरण के आधार पर हिंदी शब्द के प्रकार कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8 प्रकार हैं। विकारी शब्द, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम।
और अविकारी शब्द जो हैं वो हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो 8 प्रकार के शब्द हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत आता है संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, और अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द कोटियाँ कितनी मानी जाती हैं? तो सबसे पहले आता है संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। व्याकरणिक कोटियाँ क्या हैं? तो व्याकरणिक कोटियाँ क्या क्या हैं? तो सबसे पहले लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, पक्ष या प्रकार, वृत्ति या अर्थ और फिर वाच्य। तो व्याकरणिक कोटियाँ हैं लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, पक्ष या प्रकार, वृत्ति या अर्थ और वाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ये प्रश्न लगातार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर में ये प्रश्न आता है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 22। और वो क्या हैं? तो वो हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, बंगला, मराठी, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू शब्द किस भाषा का माना जाता है? तो उर्दू शब्द किस भाषा का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुर्की, जिसका अर्थ है पड़ाव, शिविर या खेमा। भारतीय परिवार की भाषा हित्ती का क्षेत्र क्या था? तो भारतीय परिवार की भाषा हित्ती का क्षेत्र क्या था? तो इसका क्षेत्र था बोगाज कोई। भारतीय परिवार की भाषा तोखारी का क्षेत्र क्या था? तो भारतीय परिवार की भाषा तोखारी का क्षेत्र क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तूफान, जो मध्य एशिया में है, तूफान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है निघंटू क्या है? तो निघंटू का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वैदिक शब्दकोश के अंतर्गत आता है निघंटू। निरुक्त के प्रणेता कौन थे? तो निरुक्त के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यास्क मुनि। यास्क प्रणीत निरुक्त के कितने खंड हैं? तो यास्क प्रणीत निरुक्त के कितने खंड हैं? तो इसके 2 खंड हैं। पहले आता है निरुक्त और दूसरा है निघंटू। धातु पाठ, गण पाठ, उणादि सूत्र, लिंगानुशासन किसकी रचनाएं मानी जाती हैं? तो धातु पाठ, गण पाठ, उणादि सूत्र, लिंगानुशासन किसकी रचनाएं मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पाणिनि। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय और सूत्र हैं? तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय और सूत्र हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका इसके 8 अध्याय हैं और 3980 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? तो अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 14। पाणिनि ने पदों की कितने विभागों में बांटा है? तो पाणिनि ने पदों को कितने विभागों में बांटा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2 भागों में। सबसे पहले सुबंत और फिर तिङंत। निरुक्त क्या था?
तो निरुक्त का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय का विवेचन। पाणिनि ने शब्दों को क्या माना है? तो पाणिनि ने शब्दों को क्या माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धातुज। महाभाष्य दीपिका नामक टीका किसने लिखी? तो महाभाष्य दीपिका नामक टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भृतहरि। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने हिंदी भाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।